हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आइए देखते हैं। तो पहला है कि गैर हिंदुओं में जाति व्यवस्था। इससे पहले हमने हिंदुओं में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। तो आज देखते हैं गैर हिंदुओं में जाति व्यवस्था किस आधार पर आई। तो मुख्यतः पहले मुसलमान में देखते हैं। तो मुसलमान में जो है इस्लाम सफलतापूर्वक धर्म था मुख्यतः। और जो सांस्कृतिक परिवर्तन चली, अर्थात भारत में जब मुसलमान आए तो उसमें सांस्कृतिक विनिमय हुआ और जाति व्यवस्था में देखा गया। और इसका तीन कारण हो गया कि जिस कारण मुसलमानों में जाति व्यवस्था देखी गई। पहला, धर्मांतरण अर्थात कन्वर्जन। दूसरा, पर संस्कृति ग्रहण। और तीसरा, हिंदू सामीप्य। यह तीन कारण थे जो कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थे। तो केरल के मोपला मुसलमानों में तीन स्तरीय समूह पाए गए। कौन कौन से? केरल के मोपला में पहला एक थंगल, दूसरा अरबी और तीसरा क्या? पूसा लार। पूसा लर क्या? पूसा लर। यह तीन प्रकार के जो है केरल के मोपला मुसलमानों में स्तरीकरण पाया गया। तो थंगल के थे जो स्वयं को फातिमा के वंशज मानते थे, वह थंगल थे। अरबी थे, यह स्वयं को अरब के मूल निवासी मानते थे। और पूसालार जो थे, यह स्थानीय मछुआरों की जातियां थी, मतलब केरल की मछुआरों की जातियां थी जो बाद में धर्म का अंतरण हुआ, अर्थात मुस्लिम इस्लाम अपनाया था। अतः यह तीनों समूह अंतर्विवाही थे और निजी जीवन में एक दूसरे से पृथकता बनाए रखते थे। अर्थात न तो थंगल अरबी से विवाह करते थे, न पुसलर से। सब अंतर्विवाही थे। थंगल थंगल में, अरबी अरबी में और पुसलार पुसलर में ही विवाह करते थे। अगला है गौस अंसारी। गौस अंसारी ने अध्ययन किया। किसने? गौस अंसारी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में दो वर्ग दिए, एक अशरफ और दूसरा अफजल। अजलफ, दूसरा अजलफ। तो अशरफ थे। अशरफ जो मूलतः मुसलमानों वे समूह थे जो गैर भारतीय था, जो बाहर से आए थे, वह अशरफ कहे गए। और अशरफ को भी चार भागों में विभाजित किया गया। पहला, सैयद, सैयद, शेख, शेख, मुगल और पठान। तो सैयद वह जो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद की पुत्र के संतान के रूप में मानते थे। और शेख जो स्वयं को अरब के निवासी मानते थे। और मुगल वे थे जो मंगोल के वंशज थे। वहीं पठान को अफगान निवासी के रूप में विभाजित किया गया। और जो अफजल थे, अफजल में मूलतः वे थे जो हिंदुओं से धर्मांतरित हुए थे, और या निम्न जातियां जो हिंदुओं की धर्मांतरित हुई थी। इनके अंतर्गत वे जातियां थी जो धोबी, मिरासी या नर्तक, धुनिया, अंसारी, मनिहार अर्थात चूड़ी बेचने वाले, और कलाल सरापी बनाने वाले, ये सब जो धर्मांतरण हुआ, यह अजलफ के अंतर्गत शामिल किए गए। और इनमें कोई ऊंच नीच का क्रम अर्थात नहीं बना कि कौन श्रेष्ठ है कौन निम्न है, ऐसा क्रम नहीं पाएगा। वहीं एग्लस एगल एक्सर सॉरी एगल एगलर जेकिए एगलर ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अध्ययन किया और पाया कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका नाम या जाति ही बोलना सिखाया जाता है। वहीं पाकिस्तान के गुजरवाला में अनायतुल्लाह ने अध्ययन करके यह बताया कि किसी भी आगुंतक से सबसे पहले किसी जाति के बारे में पता किया जाता है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है उसे पानी देना है या नहीं देना है। और एक अध्ययन के तहत जैसे यूपीए गठबंधन सरकार द्वारा उच्चतर समिति बनाया गया, सच्चर समिति बनाया गया, जिसने दलित मुसलमानों अर्थात अजलफ के अंतर्गत हैं जैसे भंगी जैसी जातियों के लिए यह समिति बनाई गई, उनके कल्याण के लिए। अब आइए देखते हैं ईसाइयों में जाति प्रथा।
ईसाइयों में जाति प्रथा। तो संत थॉमस थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह अध्ययन करके बताया, कहाँ अध्ययन किया इन्होंने, केरल तट पे, कि जाति व्यवस्था के पदक्रम ईसाइयों में भी पाए जाते हैं। इन्होंने नंबूदरी ब्राह्मणों का धर्मांतरण जब हुआ, अर्थात ईसाई धर्म जब अपनाए, करने में सफल हुए, तो इन्होंने ईसाई धर्म अपनाते थे हिंदू, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। जबकि ईसाई धर्म वालों ने समता का आह्वान किया, लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पर भेदभाव होने लगा। लेकिन जो ब्राह्मण थे इन्हें क्या कहा गया, सीरियन क्रिश्चियन, इन्हें सीरियन क्रिश्चियन कहा गया, और इन्हें अपनी जातिगत श्रेष्ठता को बनाए रखने का प्रयास भी करते रहे। अर्थात जो शुद्ध ईसाई थे उन्होंने इनके साथ विवाह या अन्य खाबदान वाली प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया। यही जो है संत थॉमस मूर ने भेदभाव के रूप में देखा। इन्होंने कहा कि साथ ही जातिगत भेद बनाए और पूर्णतः खान पान, विवाही आदि सब प्रतिबंधित रखा। यही निश्चित तट अर्थात जो नाडार जाति थी, नाडार, तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण कर्नाटक केरल साइड ही हुआ था। तो नाडार जो जाति थी प्राचीन काल शुरुआती समय में, उसका भी धर्मांतरण किया गया और उन्हें भी निम्न ही कोटि में, ईसाइयों ने निम्न कोटि में रखा। दक्षिण भारत छोड़ ईसाइयों में जाति प्रथा के अन्य उदाहरण नहीं मिले, अर्थात अन्य कहीं जहाँ भी ईसाई थे उन्हें सिंगल देखा गया, लेकिन जो दक्षिण भारत केरल कर्नाटक जैसे थे वहाँ उच्च और निम्न क्रम का ईसाइयों में पाया गया। और कुछ मिशनरियाँ जो जनजातियों को धर्मांतरण करवाई, उन्हें भी इस जाति प्रथा के अंतर्गत नहीं रखा गया। अर्थात जो अलग अलग स्थान पे जब मिशनरियाँ जो उनको जनजातियों को धर्मांतरित करवाती थी, तो उन्हें समता के अधिकार से देखा गया अदर इलाकों में। आइए देखते हैं सिखों में जाति प्रथा। तो सिखों में जाति प्रथा क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सिख मुख्यतः गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किए गए एक पंथ है, यह धर्म नहीं है, और इसका धर्म है समाज में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों को समाप्त कर स्वस्थ समाज को आगे ले चलना। वहीं सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन? गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों के लिए 5 अनिवार्य नियम बनाए जो धीरे धीरे सिख एवं स्वतंत्र धर्म के रूप में उभर गया। उन नियमों के कारण सिख एक समतामूलक धर्म है जो किसी भी प्रकार के स्तरीय भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। फिर भी सिखों के 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पहला जो है, इनमें एक सरदार हो गए, दूसरा मजभीस, और तीसरा है सांसी। तो जो सरदार थे वह जाट और कम्बोज थे, यहाँ जाट और कम्बोज। वहीं मजबीस, अरोड़ा, खत्री, मेहरा आदि सरनेम लगाते हैं। वहीं सासी जो थे लड़ाकू जनजातियां थी जिनका धर्मांतरण करके सिखों में बनाया गया था। तो ये 3 प्रकार के सिखों में जाति प्रथा के अर्थात स्तरीकरण पाया गया। ये तीनों समूह अंतर्विवाही थे, अर्थात निजी जीवन में ये सभी खान पान निषेध का पालन करते थे और इसे स्पष्ट रूप से पदक्रम में देखा गया। तो अब आइए देखते हैं जाति प्रथा या धर्मांतरण या फिर संस्कृताइजेशन से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो मूलतः संस्कृतिकरण जो कि धर्मांतरण का एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के कुर्ग जाति का अध्ययन किया और इन अध्ययन से प्रभावित होकर उन्होंने क्या सबसे पहले दिया था? ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी, परंतु बाद में इसे संस्कृतिकरण बेहतर कहा जाने लगा। अच्छा, अर्थात कुछ आलोचनाओं के बाद इन्होंने इसे संस्कृतिकरण का नाम दे दिया। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसको, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है तो इसको ध्यान। वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग, कहीं पर देखा बीज जाति के जीवन शैली को अपनाते हैं, या उच्च जाति के या प्रभु जाति के विचारों, आदर्शों, मानदंडों, रहन सहन आदि को अपनाना ही
संस्कृतिकरण कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण के माध्यम से व्यक्ति को तत्काल गतिशीलता नहीं प्राप्त होती है। वह कई पीढ़ियों 3-4 पीढ़ियों के बाद व्यक्ति को गतिशीलता प्राप्त होती है, अर्थात उस जात के जिस जाति में उसका संस्कृतिकरण हुआ है तो उसे वह अपनाने लगते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति समुचित जीवन शैली को अपना लेता है तो वही संस्कृतिकरण होता है। जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के समुचित जीवन शैली को अपना लेते हैं तो पूर्णतः संस्कृतिकरण माना जाता है। तो उन्होंने और कई संस्कृतिकरण के तत्व बताए, जिनमें पहला था संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता नहीं बल्कि सांस्कृतिक गतिशीलता को व्यक्त करती है। तो संस्कृतिकरण जो है वह ऊर्ध्वाधर सांस्कृतिक गतिशीलता करती है। दूसरा उन्होंने बताया कि इसमें निम्न जाति की स्थिति से स्थिति परिवर्तन आता है। इसमें परिवर्तन आता है, व्यक्ति या संरचना में परिवर्तन नहीं आता है, व्यक्ति की परिस्थिति या स्थिति में परिवर्तन आता है। अगला उन्होंने बताया कि सामान्यतः निम्न जातियां प्रभु जातियों का अनुकरण करती हैं। और अगला उन्होंने बताया कि परंपरा भारतीय समाज में गतिशीलता के साधन के रूप में लिया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो यह संस्कृतिकरण है, यह परंपरा है कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था पाई जाती है उसकी गतिशीलता के रूप में देखा जा सकता है। इसमें निम्न जाति का किसी उच्च जाति का अनुकरण और निम्न जाति द्वारा जाति पदक्रम की स्वीकृति, और जब तक उच्च जाति को स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती तब तक वह संस्कृतिकरण पूर्णतः नहीं माना जाता है। जब उच्च जातियों की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, अर्थात शादी विवाह खान पीन वाले जो उनके साथ बैठने उठने लगते हैं, तब जाके वह पूर्णतया संस्कृतिकरण होता है। और यह एक पीढ़ी से नहीं, जब 3-4 या 4 से ज़्यादा पीढ़ियों के बाद जब उनके पूर्णतया यह हो जाता है, पूरी तरह जीवन शैली उच्च जातियों की तरह हो जाती है और उनके पीढ़ियों के बारे में पिछले या आने वाले समाज को नहीं पता रहता है। वो समझते हैं यही इसी जाति का है। अर्थात मान लीजिए जैसे कोई ब्राह्मण जाति के जीवन शैली, खास ब्राह्मण छोड़िए, कई जातियों ने आज छत्रे लिखते हैं, जैसे जाट गुर्जर ये सब छत्री लिखना चालू कर दिए हैं। तो उन्हें स्टार्टिंग में उन्हें संस्कृतिकरण के माध्यम से क्षत्रिय सभा में समाज में उन्हें वो मान्यता नहीं प्राप्त थी जो आज के समय में प्राप्त है। अगला उन्होंने कहा सामाजिक गतिशीलता समूह की स्वीकृति पर निर्भर करता है, अर्थात जिस समूह में संस्कृतिकरण होने जा रहा है जब तक वह मान्यता नहीं देता है तब तक व्यक्ति को समकक्ष शक्ति प्राप्ति करने के बावजूद भी उसे उस श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगली अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास की, जो है प्रभु जात, डोमिनेंट कास्ट। तो जो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा है, अर्थात प्रभु जात की अवधारणा जो है, यह एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुर के मैसूर के ओक्कालिंगा जाति पर अध्ययन करके दिया है। तो इन्होंने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं प्रभु जाति की। पहला संख्यात्मक बल, शक्ति या बल। दूसरा आर्थिक शक्ति, और तीसरा हो जाएगा जो राजनैतिक शक्ति। क्या? राजनैतिक। तो उन्होंने प्रभु जाति के प्रमुख 3 लक्षण बताए, संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति। तो उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश आगमन से पूर्व सांस्कृतिक या सांस्कारिक रूप से श्रेष्ठ जातियां कौन थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय ही प्रभु जातियां मानी जाती थी ब्रिटिश आगमन से पहले। परंतु ब्रिटिश काल के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थिति बदलती रही। आज प्रजातंत्र, नवीन व्यवसाय, आरक्षण आदि के फलस्वरूप मध्यम वर्गीय जातियां ग्रामीण भारत में प्रभाव बढ़ा रही हैं, जिसके पारंपरिक प्रभु जातियों के स्थान पर नवीन प्रभु जातियां आ गई हैं। अतः हम प्रभु जातियों को सांस्कारिक रूप से श्रेष्ठ होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह देखा जाता है कि नवीन प्रभु जातियां शक्तिशाली होते हुए भी आगे चलकर सांस्कारिक श्रेष्ठता का दावा करती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रभु जातियों के बारे में चर्चा करते हैं कि कहाँ किसने प्रभु जाति अपनाई है। तो पहला, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जातियां पहले ब्राह्मण और राजपूत जो थी सर्वाधिक
प्रभु जाति मानी जाती थी, लेकिन अब जाट और यादव और कुर्मी उत्तर प्रदेश में प्रभु जाति की श्रेणियों में ली जाती हैं और ये अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। वहीं बिहार में भूमियर, यादव, कुर्मी, राजपूत और ब्राह्मणों को प्रभु जाति की श्रेणी में रखा गया है। गुजरात में पटेल और क्षत्रियों को इस श्रेणी में रखा जाता है। आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, कर्नाटक ओक्कालिंगा और लिंगायत, इस पे एम एन श्रीनिवास ने अध्ययन ही किया था। राजस्थान में क्षत्रिय और मीणा, मीणा जो कि एक जनजाति है, इस समय राजस्थान में लगभग हर विभाग में आपको अधिकारी वाले पोस्ट पे कुछ ना कुछ मीणा जनजाति या समाज के लोग मिल जाएंगे। हरियाणा में जाट और बिश्नोई प्रभु जाति के रूप में स्वीकार देखा जाता है और केरल में नायर और इझवा। वहीं महाराष्ट्र में मराठा, माहर और ब्राह्मण और तमिलनाडु में मुदालियर और पत्तियाची और गुंडर। तो यह प्रमुख प्रभु जातियाँ थी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुसार अपनी संख्या प्रभु शक्ति, यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या या आर्थिक शक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजपूत सनी @राजपूत सनी पर सर्च करके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।